चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। 12 में से 11 एजेंडों को मिली मंजूरी। 2023 से शुरू होगा डीपीआर का काम। हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल का अनिवार्य डेटा लेयर पर बयान आया सामने का। हरियाणा की 30 अनिवार्य डेटा लेयर में से 25 को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर किया अपलोड। सांसद नायाब सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। कहा, पिछड़ा वर्ग की आवाज दबाने वाले से बदला लेगी जनता। पिछड़ा वर्ग समाज बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के साथ कांग्रेस और सहयोगी दलों ने आरक्षण का किया था विरोध। कुरुक्षेत्र में साइबर राहगिरी कार्यक्रम में लोगों ने की शिरकत। लगाए जमकर ठुमके। साइबर जागरूकता माह में पुलिस ने किया लोगों को जागरूक। अंबाला जिला प्रशासन डेंगू से बचाव के लिए अलर्ट मोड पर। बदलते मौसम के चलते बढ़ सकती है मरीजों की संख्या। ट्रॉमा सेंटर में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। गाइडलाइन की जारी। फॉलो न करने पर कटेगा चालान। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खास खबर की ओर। कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी बुधवार को हिसार बीजेपी कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज की आवाज को लाठियों से दबाने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस समाज से माफी मांगनी चाहिए। आखिर कहा कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी और जजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि आप और इनेलो जैसी पार्टियों का कोई जनाधार नहीं बचा है। भव्य के चुनाव प्रचार अभियान के तहत उन्होंने आदमपुर क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा किया है। पूरा ओबीसी समाज तन मन धन से बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के साथ है और भव्य की जीत में इस समाज की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग समाज से आह्वान किया कि वो अपने शासन में कुठारघात करने वाली कांग्रेस को वोट की चोट से करारा सबक सिखाएं। नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हुड्डा शासन में पिछड़ा वर्ग के हितों पर जमकर कुठाराघात किया गया है। सत्ता के नशे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछड़ा वर्ग समाज को कुछ समझा ही नहीं। कांग्रेस ने इस वर्ग को केवल रैलियों और वोट बैंक के लिए प्रयोग किया, लेकिन जब हकों के लिए आवाज उठाई तो दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें कि उपचुनाव में सभी पार्टियों के नेता जल्द प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के रामविलास शर्मा प्रचार करेंगे। इनेलो से ओपी चौटाला, कांग्रेस से जेपी और आप से अशोक तंवर और सुशील गुप्ता प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। भव्य बिश्नोई जी को आदमपुर के इस उपचुनाव मैदान के अंदर उतारा है और जिस प्रकार का प्रथम ही दृष्टा में जिस प्रकार की लोगों की आवाज आ रही है, क्योंकि उस आवाज के अंदर भव्य बिश्नोई सभी दलों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और भारी बहुमत से उनकी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से ओबीसी समाज का शोषण किया, लंबे समय तक उनका वोट लेने का काम करते रहे, वोट लेकर के उनको सिर्फ एक रैलियों के रूप में ओबीसी वर्ग को इस्तेमाल किया, वोट के रूप में कांग्रेस ने ओबीसी समाज को इस्तेमाल किया, परंतु उनके हकों की अगर बात आई उसको दरकिनार करते हुए उनका शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज तक ओबीसी समाज जो अपने हक की लड़ाई लड़ता रहा, जो अपने हकों को लेकर के आंदोलनरत ओबीसी समाज रहा, मांग करता रहा, उस मांग को भी कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक उसको अनदेखा किया, उनको कोई लाभ नहीं पहुंचाया। परंतु इन 8 वर्षों में इसके अंदर भेदभाव की राजनीति, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे आईएनएलडी की सरकार रही हो, इन्होंने हरियाणा के अंदर भेदभाव की राजनीति की है, परंतु मनोहर लाल जी ने आज तक भेदभाव की राजनीति नहीं की है। सबको समान रूप से सम्मान देने का काम किया है। के अंदर
पहले तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, सिर्फ लोग हरियाणा की बात बोलते थे कि रोहतक का विकास हुआ है, कहीं का विकास नहीं हुआ। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के हर कोने से एक व्यक्ति बात बोलता है कि पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास अगर कहीं हुआ तो मनोहर लाल जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के ये सरकार काम कर रही है। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी मौजूद है, साथ ही साथ इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा कि उन्होंने हमेशा पिछड़ा वर्ग की आवाज दबाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जागृति जी, आपको नमस्कार, सैनी साहब को, ओंकार जी को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। मुझे नायब सिंह सैनी साहब की बात सुनकर हंसी आई जी। वो किस पिछड़े वर्ग के हित की बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कुठाराघात पिछड़े वर्ग का तो भाजपा सरकार में हुआ। क्रीमी लेयर केंद्र ने कह रखा कि 8 लाख रुपए की सीमा होनी चाहिए और हरियाणा में कितनी है? 6 लाख। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि क्रीमी लेयर के अंदर कृषि आय शामिल नहीं होनी चाहिए और जो पिछड़े वर्ग के सेकंड क्लास के ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में शामिल नहीं होने चाहिए। और हरियाणा के अंदर कृषि आय भी क्रीमी लेयर में शामिल कर रखी है खट्टर साहब ने। और हरियाणा के अंदर पिछड़े वर्ग के जो सेकंड क्लास ऑफिसर हैं उनको भी क्रीमी लेयर में शामिल कर रखा है। जो कदम कदम पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रोकने के लिए तिकड़े में भिड़ाते हो, षड्यंत्र करते हो, वो पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करते हैं। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग बना अभी 2-3 महीने पहले। आपको जागृति जी आश्चर्य होगा, नाम तो पिछड़ा वर्ग आयोग है, 5 सदस्यों का आयोग है, केवल एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का है और 4 व्यक्ति अगड़े वर्ग का है। नाम पिछड़े वर्ग आयोग और बना रखा है अगड़ा वर्ग आयोग। तो क्या ये पिछड़ों का भला करेंगे? दूसरा, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर कहीं भेदभाव नहीं होता। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, आप चाहे उतने प्रोजेक्ट पिछले 8 सालों के मैं दक्षिणी हरियाणा की गिना सकता हूं जो कांग्रेस के जमाने के थे, आज तक पूरे नहीं हुए। कछुआ गति से काम चल रहा है। बिनोला यूनिवर्सिटी एक ईंट नहीं लगाई 8 साल से। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर 8 साल से उसका भवन निर्माण नहीं हुआ है। एम्स निर्माण में 8 साल लग गए, अब तक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। पाली गोंडा सैनिक स्कूल 8 साल हो गए, अब खट्टर सरकार ने भवन निर्माण नहीं किया, जबकि आधे से ज्यादा भवन निर्माण कांग्रेस के राज में कर दिया था। रेवाड़ी के अंदर 22 कॉलेज खोला था 2015 के अंदर, 7 साल हो गया, उसके लिए इन्होंने जमीन अलाट नहीं की और अब नॉन फिजिकल स्कीम में डाल दिया। नार रोड के अंदर औद्योगिक मल्टीपर्पज हब बनाया, 7 साल हो गया, वो हब शुरू नहीं हुआ। जितने स्वास्थ्य सेवा के चीजें हैं आज तक वो पूरी नहीं हुई। और जिस वो आदमपुर में चुनाव लड़ रहे हैं वहां स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर गांवों से हटा दिया गया। बच्चियां बैठी हैं कड़कती ठंड में, इस समय भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, विकास का पैसा समान नहीं लग रहा। पंचायत चुनावों के 4,500 करोड़ रुपए विगत 2 सालों से लैप्स हो गए। ये किस विकास की बात करते हैं? ये जुमले उछालते हैं, लोगों को ठगते हैं। आपके चैनल पर मेरा खुला आरोप है कि आज हरियाणा के अंदर सबकी सरकार नहीं है, केवल 3 जातियों के संघियों की सरकार है। उन 3 जातियों में भी केवल संघी हरियाणा को लूट रहे हैं। हरियाणा की सारी नौकरियां व्हाइट कॉलर जॉब्स, हरियाणा की सारी महत्वपूर्ण मलाईदार पोस्ट चंद संघीय अफसरों को दे रखी है। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। अब अपनी बात पूरी करिए। वो कहते हैं जनहित की बात है। जी जागृति जी, आपको आश्चर्य होगा, खट्टर सरकार ने 4 नरसंहार पुलिस से करवाए हैं। हरियाणा के अंदर 83 लोगों की हत्या पुलिस ने की है 4 नरसंहारों में।
हरियाणा बनने के बाद आज तक नहीं हुआ। और 90 से ज्यादा लोगों ने कृषि बोझ के कारण आत्महत्याएं की हैं या उनको फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो खेतों के अंदर हार्ट अटैक से मरे हैं। इस विकास की बात कर। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जो है अभी सांसद नायाब सैनी जी ने भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है, उसी को लेकर के वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग को तो सबसे ज्यादा दरकिनार बीजेपी सरकार में किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए विद्रोही जी, मैं अभी कहीं व्यस्त था नहीं, मैं सीधी लाइन पर आता, लेकिन आपका फोन आया तो मैंने उचित समझा कि इस विषय को क्लियर किया जाए। जी देखिए, कांग्रेस के और आज के कुछ चीजों का अंतर मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस के समय में महेंद्रगढ़ नारनौल से लेकर दादरी तक रोडवेज ने बंद कर दिया था चलाना, कि हम नहीं चल सकते, रोड की हालत, रोड के ऊपर काली चीज नहीं थी, गड्ढों के सिवाय कुछ नहीं होता था। इस सरकार ने चंडीगढ़ के लिए 4.5 घंटे का रन के लिए एक कितना बढ़िया रोड बना दिया, जिसके ऊपर से आदमी जाता तो फीलिंग होती है जैसे हम हवाई जहाज में चल रहे हैं। चाहे वेद प्रकाश विद्रोही जी यहाँ तक नहीं आए। वेद प्रकाश विद्रोही जी के रेवाड़ी के बाईपास का काम कितनी तेजी से चल रहा है। ये वेद प्रकाश विद्रोही जी से आप वहीं रहते हैं, अंदर अंदर रोटी पानी वहीं मिल जाता है, बाहर घूमने नहीं आते, इसलिए दिखता नहीं है। इनके गांव को ये पहचानेंगे नहीं कि मेरा गांव कब आ गया, वेदी रेवाड़ी के उस हाईवे पर चलेंगे तो। और मेडिकल का जो कॉलेज की बात थी, वो चंद महीनों के अंदर उसको शुरुआत होने वाली है नारनौल के अंदर। अब की बात है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं, सरकार की ओर से नहीं, कुछ किसान भाइयों की कुछ अपनी थी कुछ कमियां उसके अंदर, वो जमीन लेनी बाकी है। सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार करना था वो सब कुछ तैयार है, इसमें कहीं कोई इसमें नहीं है। विपक्ष देखते नहीं ना, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। और इनके गांव के नजदीक पाली में जो सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, कभी जाकर देखेंगे तो वहां से पुल गुजरता है और पुल के ऊपर से दृश्य देखेंगे तो बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। और कांग्रेस के समय में एक ईंट नहीं लगी थी वहां। जहां तक की बात आप पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, तो पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उससे पहले इसके बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण ही नहीं था कि एक कोई वर्ग है इसके बारे में कुछ चिंता करनी चाहिए। जब हरियाणा के अंदर वर्ग को जो कानूनी पास नहीं मिला तो नगर पालिकाओं में हमने अपनी पार्टी ने जहां जहां ओबीसी को सीटें मिलनी चाहिए थी उनको हमने देने का काम किया। और वर्तमान में ओबीसी ए के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करके पंचायत चुनाव कर रहे, यानी कितनी सारी चीजें मैं गिना सकता हूं। और जिस प्रकार से हरियाणा का मैं 2014 से लेके आज तक हरियाणा पुलिस में भर्ती होना क्या सोचा जाता था कि एचसीएस तो बन सकता है दक्षिण हरियाणा का अहिरवाल का बेटा, लेकिन वो हरियाणा पुलिस में नहीं लग सकता। गांव गांव के अंदर आपको ऐसे कितने नौजवान मिलेंगे 20-20, 50 जो हरियाणा पुलिस की नौकरियां कर रहे हैं। और कितने प्रकार की नौकरियों के अंदर जो हिस्सेदारी केवल इसलिए कि बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना भाई भतीजा के नौकरियां लग रही, इसलिए ये लोगों को नौकरियां मिल रही है। नहीं तो हुड्डा साहब के समय तो यहाँ कोई समय नहीं था कि किसी को यहाँ की नौकरी मिल जाए या कोई विकास का जो पैसा लग जाए। एक भी उदाहरण बताए तो वेद प्रकाश विद्रोही की कांग्रेस के समय में ये घोषणा हुई, ये पूरा हो गया। हरियाणा की वर्तमान सरकार की कोई भी ऐसी बताए कि ये घोषणा करके आज तक नहीं बढ़ा या बना नहीं है तो बनने की प्रक्रिया नहीं, उस पर काम नहीं हो रहा। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने इस ढंग से की है कि सबका साथ और सबका विकास। दिखाई थोड़ा समय में ज्यादा लगता है क्योंकि बराबर पैसा लगेगा तो थोड़ा देर में पता चलेगा कि पैसा लगा नहीं, लेकिन उनके समय में जैसे हरियाणा का दक्षिण हरियाणा का अहिरवाल का हाईवे था, आप हुड्डा साहब ले गए उधर पानीपत में दर्ज होते हुए और यहाँ के लोग दर्शन करते रहे। यूनिवर्सिटी का विषय था, यूनिवर्सिटी नाम के यहाँ लगा दी इन्होंने, उसमें कोई व्यवस्था नहीं की। यहाँ सरकार में आने के बाद सारी व्यवस्थाएं उनके अंदर खड़ी की है। कॉलेजों के अंदर हर 15 किलोमीटर के बीच एक कॉलेज नहीं 15 कॉलेज इस इलाके के अंदर सरकार ने खड़े किए हैं, जिनकी बिल्डिंगें बन गई या बनने के लिए उनके फाइनल टच के ऊपर हो रहा है। तो कितना क्या चाहिए अपने को?
ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी मौजूद है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब बीजेपी का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी और इनेलो का तो कोई जनाधार ही नहीं है, ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जागृति जी, मेरी आवाज थोड़ी सी खोल दीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है। जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है। थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। ठीक है जी, अब आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज जो है वो यहाँ पर हम जागृति, आज का मुद्दा तो आदमपुर चुनाव है ना जी। तो अभी तक तो आदमपुर के नजदीक भी नहीं पहुंचे ये मेरे भाई शास्त्री जी। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे ट्रेन में बैठकर हमारे को ऐसे लगता है जैसे हवाई यात्रा कर रहे हो। बिल्कुल इनको तो लगेगा, ये तो हमारे को बाबा आदम के जमाने में पहुंचाने वाले लोग हैं। इनसे ये पूछिए, पिछले 8 साल से इनकी सरकार है, कोई एक वर्ग बता दीजिए, एक वर्ग जो इनसे खुश हो। कोई एक समस्या हरियाणा की बता दीजिए जो इन्होंने हल कर दी हो। इन्होंने हर बात पे बांट की राजनीति करी है। आज आदमपुर के चुनाव की बात है तो आदमपुर ही की बात होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आदमपुर में क्या क्या के वोट मांगेंगे? वही कुलदीप बिश्नोई कल को कांग्रेस में था, वही कुलदीप बिश्नोई कल को हरियाणा जनहित कांग्रेस में था, वही आज बीजेपी में है। क्या कह के वोट मांगेंगे? मुद्दा क्या है इनका? कम से कम ये बताएं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पढ़ाई, दवाई, निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है सरकार। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र, उसके अलावा सम्मान पेंशन जो उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में 100 रुपए शुरू करी थी और उस टाइम के 100 रुपए आज के 10,000 से ज्यादा है। इनकी सहयोगी पार्टी ने कहा था 5100 रुपए पेंशन करेंगे पहली कलम से। वो पहली कलम अगर गुम गई हो तो मेरे से ले जा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक जुमलों की पार्टी है। इनका बस चले तो हमारे को बाबे आदम के जमाने में ले जाए। और मेरे को तो कई बार शक होता है कि 2014 से पहले हम थे भी या नहीं। मेरे को लगता है जो कपड़ा हमें तो रखे ना शर्ट, ये भी 2014 में मोदी जी ने लाई। उससे पहले हम पत्ते बांध के घूमते थे जैसे आदिवासी घूमते हैं। बड़े अफसोस की बात है। ये कहते क्या है, करते क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। आप जरा ध्यान से देखिए, वंदे भारत ट्रेन चलाई, अरे भाई उससे पहले भी शान पंजाब चली थी, हिमालयन क्वीन चली थी, राजधानी चली थी। क्या सारी गाड़ियां मोदी ने चलाई थी? नहीं, ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है और इनका कोई काम नहीं है। मेरे को लगता है 2014 से पहले हम घोड़ा गाड़ी में चलते थे। ये तो पता नहीं कैसी बातें करते हैं। एक मैं छोटी सी बात कहूंगा, एक बार किसी ने जंगल में चुनाव हुए, उन्होंने बंदर को वहां का राजा बना दिया बंदर को। अब कोई समस्या आई बंदर के पास, बंदर कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, दोनों पक्ष अपनी बात रखते रहे, लेकिन बंदर कभी इसी डाली पे कभी उस डाली पे, काम नहीं किया कुछ भी, उसने समस्या हल नहीं करी। और जब बाद में उन्होंने पूछा भाई बंदर समस्या तो तूने कोई भी हल नहीं करी, वो कह रहा भाई मेरी कोशिश में कोई कमी रही हो तो बताओ। वो तो इस डाल पे उस डाल पे चलता रहा। यही हालात इस सरकार के हैं। हमने बंदर को राजा बना दिया, बंदर को। और दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई की बात करना चाहूंगा। इसका क्या वजूद है? वो व्यक्ति जिसकी अपनी विचारधारा ही नहीं है, वो व्यक्ति कभी कांग्रेस में, कभी हरियाणा जनहित पार्टी, 2009 में बीजेपी से समझौता, फिर उसके बाद कांग्रेस में, अब बीजेपी में। अब इनसे पूछना चाहता हूं, अब हारने के बाद कौन सी पार्टी लोगे? क्या जनता समझदार है, बेवकूफ नहीं है? ईडी और सीबीआई के डर से कुलदीप बिश्नोई को तो डराया जा सकता है, लेकिन जनता नहीं डरने वाली है। ये वही कुलदीप बिश्नोई है जिसका बेटा भोगा बिश्नोई, जिसका पासपोर्ट जब्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी हुई थी। इन्होंने अपनी जान, अपनी खाल बचाने के लिए इन्होंने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ये ऐसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी जिसमें कोई भी अपराधी, कोई भी रैपिस्ट, कोई भी मर्डरर आए और बाहर निकलेगा बिल्कुल सफेद कपड़ों में मिलेगा। एक बहुत चुटकुला वायरल हो रहा है आजकल, सीबीआई को एक व्यक्ति का फोन आता है सीबीआई का, और वो पूछता है कि फलाना बोल रहा है, मैं सीबीआई का बोल रहा हूँ। वो कहता है जी मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और सीबीआई का अधिकारी कहता है सॉरी रॉन्ग नंबर। ये हालात है इस पार्टी के।
और ये आदमपुर के चुनाव, ये 100% बीजेपी, अब तक 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा और एलनाबाद, और ये उपचुनाव भी बीजेपी हारने वाली है। जागृति जी, मैं बताना चाहूंगा, आमतौर पे उपचुनाव सरकार के होते हैं, तो सरकार के पास साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है। इस सरकार ने क्या नहीं लगाया आदमपुर में, क्या नहीं लगाया बड़ौदा में, और इस बार भी ये लड़ाई ये भी है। एक तरफ एनआरआई व्यक्ति खड़ा है, एनआरआई व्यक्ति जो हमेशा ही विदेश में रहता है और हल्के की समस्या नहीं सुनता, वो तो पिकनिक मनाने, हनीमून मनाने यहाँ आदमपुर में आता है। ये जनता बताएगी, ये स्वार्थ की राजनीति सिंह जी, आपकी बात का जवाब भी जरूर। यह जनता, एक बार कहते बात खत्म करूंगा अपनी। किसान आंदोलन, क्या भूल जाएंगे किसान? क्या आदमपुर में किसान नहीं है? 750 किसान शहीद हुए। ये कहते हैं हम किसानों की पार्टी है। 13 महीने किसानों को सड़कों पर बिठाया, कौन भूल जाएगा इनकी बात को? और मैं ये बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस चुनाव में किसान बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। किसान जो भी फैसला करेंगे वो किसान के हित में फैसला होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 4216 MLA है पूरे भारत में, अकेला वो शेर था जिसने किसानों के हक में अपना इस्तीफा दिया और फिर भी जीत के आया। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनके मुख्यमंत्री, इनके अनिल विज, अगर इनमें हिम्मत है अपने हल्के से इस्तीफा देके दोबारा जीत के दिखा दे, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, ओंकार सिंह जी, आपकी बातों का जवाब सत्यव्रत शास्त्री जी से लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, अगर आदमपुर उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो हमेशा से या तो भजन लाल जी की जो है सीट रही है या फिर कांग्रेस की सीट रही है, और ऐसे में अब बात हो रही है कि वहां पर क्या आपकी पार्टी को समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से इनेलो के भी जो प्रत्याशी है उन्होंने भी तो हाल ही में इनेलो को ज्वाइन किया है। जागृति की सीट कभी किसी की नहीं होती। लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता। लेकिन गढ़ तो माना जाता है, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है आदमपुर को, वहां पर जो है कांग्रेस ने हमेशा वापसी की है। लोकतंत्र में गढ़ जनता का होता है। जी ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी, आपने ओंकार सिंह जी को सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ओंकार सिंह जी के पास भाषण के अलावा कुछ है नहीं, जनता सुनती नहीं, इसलिए आपके चैनल की आकर अपनी भड़ास निकालते हैं। इनसे एक बात पूछी जाए कि जब कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगा रहे हैं तो इनको इतनी भी समझ नहीं आ रही कि ये आरोप तो मेरे पर भी लग रहा है। इनकी पार्टी का जुम्मे एक दिन पहले, 24 घंटे पहले कैंडिडेट कांग्रेस से छोड़कर इनेलो में आया, उसके बारे में वही बात करें जो कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के लिए करें। इनको ये नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और जिन किसानों की बात कर रहे हो तो ओंकार सिंह जी जानते नहीं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में कितने किसानों को सीने में गोलियां मारकर मारा गया था। एक से भाजपा के सरकार में एक भी व्यक्ति किसान की मौत सरकार की गोली से नहीं हुई, एक भी व्यक्ति की गोली ऐसे मौत नहीं हुई किसान की। किसान के खाते में जितना पैसा करोड़ों अरबों रुपया इस सरकार ने दिया आज तक नहीं दे पाई। ये तुम 100 रुपये के चौधरी देवीलाल जी के नाम को कब तक खाते रहोगे? तुम्हारा अपना भी तो अस्तित्व है, तुम्हें अपना भी तो देखना पड़ेगा ना कि तुमने अपने कार्यकाल में क्या किया। और इतना अच्छा करते तो तुम्हें 20 साल से हरियाणा की जनता दूर दूर बैठाती, क्योंकि तुमने तुम्हारे कार्यकाल में जो कुछ हथकंडे अपनाए उससे जनता आज तक आपकी तरफ वो नहीं कर पा रही है। और अब तो हालत आपकी और नाजुक होगी, क्योंकि आपके बचे कुछ चौधरी देवीलाल का नाम लेकर राजनीति करने वाले हमारे साथ हैं। इसलिए चौधरी देवीलाल की असली विरासत तो भाजपा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप काहे को घूम के फिर रहे हो। और यदि ओंकार सिंह जी के अंदर इतनी बात है कि भाई ये यदि चुनाव जीत जाए तो मैं भाजपा ज्वाइन कर लूं, आज खबर के माध्यम से आज इसकी रिकॉर्ड बना लेता हूं मैं। और चुनाव होगा 1.5 साल 2 साल बाद, मैंने बोला 2 साल बाद मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे, अनिल विज इस्तीफा दे, मैं कह रहा हूँ दोबारा इस्तीफा देने की आवश्यकता क्या है? जो हर 5 साल में चुनाव होता है, 2 साल बाकी है, 2 साल बाद के अंदर फिर चुनाव होगा तो आप फिर ज्वाइन कर लेना बीजेपी। तो हम देखेंगे आपके अंदर कुछ मादा होगा तो जोड़ लेंगे, नहीं तो भैया आप अपने घर की राजनीति करना। मैं कहता हूं कि हर 5 साल में अनिल विज को कितनी बार हराया आपने? आप वहीं रहते हैं और अनिल विज जी भी वहीं रहते हैं। अनिल विज जी कंट्री में कितने सालों से आपके विधायक बनते आ रहे हैं, कितने सालों से विधायक बनते आ रहे हैं।
हर बार आप ताकत लगाते होगे, हर बार वो जीतते हैं, ऐसी स्थिति अब भी है, तो क्यों जनता में संकट डाला जाए? 2 साल बाद जब चुनाव होगा तब आपके सामने आ जाएगी स्थिति। मनोहर लाल खट्टर जी ने पहली बार चुनाव लड़ा, जीते, दूसरी बार लड़ा, दूसरी बार जीते, और तीसरी बार लड़ेंगे, तीसरी बार जीतेंगे। ये बातें केवल बढ़ाने के लिए है, आपके पास मुद्दा कोई नहीं है। भाई आपके समय में कौन सी ऐसी नीति थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, बाकी लोगों को नुकसान हुआ? किसान के नाम की आप राजनीति करते हो, सबसे बड़े किसान हम और किसान हितैषी हम है। तो किसान हितैषी है तो आपके समय की बताइए बीमा राशि कितनी मिलती थी, मुआवजा राशि का आपका यहाँ के था? किसान पे यदि कोई हालत खराब हो जाती थी पशुधन की तो आपका बीमा कितना करते थे? आप किसान का ही बीमा कितना करते थे यदि वो किसान उसके खेत पर कोई दुर्घटना हो जाती थी? तो पैमाना तो तय की ना, आखिर आपके समय ये था ना, हमारे समय ये था। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, यहाँ पर समय का भी अभाव है, ऐसे में वेद प्रकाश विद्रोही जी से भी एक बार जान लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप जो है दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनते हुए काफी मुस्कुरा रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी? जागृति जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था जी, भाई ओंकार जी ने भाजपा की बखिया उधेड़ दी, उनका चाल चरित्र बेनकाब कर दिया, तो मैं उनकी बात का समर्थन कर सिर ला रहा था जी। और अपने साथी सत्यव्रत शास्त्री जी की बात पर मैं इसलिए हंस रहा था कि उनकी बातों में तारतम्य नहीं है, कथनी करने में दिन रात का अंतर है। अगर भाजपा ने हरियाणा का इतना ही विकास किया है और वो परिवारवाद की जिस राजनीति का विरोध करते हैं, इतने ही विरोधी हैं, तो 54 साल से जिस परिवार का व्यक्ति विधायक बनता आ रहा है उसको टिकट देने की क्या जरूरत थी? और इतना ही भारी विकास किया है तो कांग्रेस के भगोड़े को टिकट देने की क्या जरूरत थी? और तीसरी बात, उन्होंने तो खुद साबित कर दिया कि वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा के लोग ही कहते थे कि भाई ये तो आर्थिक अपराधी है, ये काला धन रखने वाला है। और मनोहर लाल खट्टर जी का अगर शास्त्री जी चाहें तो मैं वीडियो सुना देता हूं, जो कहा करते थे ये कुलदीप बिश्नोई तो कपूत है, इस कपूत को किस लिए वोट देते हो, ये आदमपुर में जाकर उन्होंने कहा पिछले चुनाव में। तो जो व्यक्ति कल तक कपूत था, आर्थिक अपराधी था, काला धन रखने वाला था भाजपा की नजरों में, ऐसा क्या हो गया रातों रात वो पाक साफ हो गया? इस एक बात हुई है कि वे ईडी और सीबीआई, इसका मतलब है ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर किसान कोई गोली से मारा नहीं गया। शास्त्री जी, जो 4 हत्याकांड हरियाणा की पुलिस ने भाजपा राज में हुए थे, वो किसान मजदूरों के बच्चे 83 लोग नहीं मरे तो क्या पूंजीपतियों के बच्चे मरे थे? और जहां तक आदमपुर का चुनाव है, आदमपुर का चुनाव बड़ा साफ है, भाजपा कहीं है ही नहीं जी। वहां कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है जी। जो भाजपा वेद प्रकाश विद्रोही जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर समय के अभाव को चलते आपको रोकना चाहूंगे। ओंकार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो खास खबर में आपने देखा, जहां आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, सभी पार्टी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। हालांकि ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ होगा कि आखिर आदमपुर की जनता किसको चुनती है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।